नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले कोरोना का अपडेट दे दें। मध्य प्रदेश में आज 4,952 नए संक्रमित पाए गए। अभी तक 7,52,735 संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 88 मरीजों की कोरोना के चलते मृत्यु हुई और अभी तक 7,315 मरीजों की मृत्यु कुल मिलाकर हुई है। मध्य प्रदेश में आज 9,746 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अभी तक 6,72,695 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 72,725 है। और भोपाल से एक अहम खबर आपको बता दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा ऐलान है। कोरोना से मृत्यु होने पर परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी। सरकार पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए देगी। वर्चुअल बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वर्चुअल मीटिंग चल रही थी और इसके दौरान ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया, कोरोना से मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को अनुग्रह राशि के तौर पर 1 लाख रुपए सरकार देगी। वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा है। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सीधे सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर, एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, अपडेट दीजिएगा। देखिए पुनीत, एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है। इससे पहले भी 2 और फैसले लिए गए थे, पर लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर जो कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि जो है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दी जाएगी। इससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से और भी बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें बताया गया था कि जिन बच्चों के माता पिता इस कोरोना काल में नहीं रहे हैं उनको 5,000 रुपए पेंशन देने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया था। साथ ही साथ उनकी पढ़ाई और राशन की व्यवस्था जो है प्रदेश सरकार के द्वारा करने की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा प्रदेश के जो कर्मचारी थी उनके लिए भी सरकार ने एक योजना बनाई थी। पर लेकिन आज एक बड़ा फैसला प्रदेश सरकार की ओर से कि प्रदेश के अंदर कोरोना से मरने वाले जो लोग हैं उनके परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि, अनुग्रह राशि जो है वो सरकार देगी। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि सरकार कुछ अहम कदम उठा रही है, राहत देने का प्रयास कर रही है और इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिन परिवारों में मृत्यु होगी वहां सरकार अपनी तरफ से अनुग्रह राशि देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में खासतौर पर इंदौर संभाग में कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है। सीएम ने अगले 10 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण बताए। कहा कि इन 10 दिनों में विशेष सतर्कता बरतनी पड़ेगी। जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करना होगा। सीएम ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए क्षेत्रवार रणनीति बनाई जाएगी। सीएम ने कहा प्रदेश में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। दवाइयां, इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लगातार प्रयास हैं। बैठक में यह तय हुआ कि प्रदेश में ब्लैक फंगस और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए हर जिले में पोस्ट कोविड सेंटर की स्थापना की जाएगी। पात्र परिवारों के मरीजों का ब्लैक फंगस का फ्री इलाज होगा। आज मध्य प्रदेश में स्थिति सामान्य है। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है, व्यवस्था है। ब्लैक फंगस एक नई चुनौती के रूप में उभरा है। एक एंटी फंगल इंजेक्शन हमको चाहिए, हमारे देश में नहीं इंपोर्ट किया जा रहा है और हमने फैसला किया कि ब्लैक फंगस का भी इलाज हम जो पीड़ित प्रभावित है उनका निःशुल्क ही करेंगे। कोविड का इलाज होने के बावजूद प्रॉपर एंडोस्कोपी हो, उसी अस्पताल में हो या उसके लिए एक अलग से सेंटर भी डेवलप किया जा रहा है, जिसे पोस्ट कोविड केयर सेंटर कहा जाएगा। और उसी में तुरंत उस पेशेंट की जांच कर ली जाएगी कि कहीं उसे ब्लैक फंगस के थोड़े भी सिम्टम्स तो नहीं है, ब्लैक फंगस तो नहीं है। आने वाली 1 जून तक हमारा इंदौर शहर और इंदौर ग्रामीण सामान्य हो जाए, नॉर्मल हो जाए, इस पूरी व्यवस्था को लेकर के एक बैठक भी की गई थी। और वो जो हमारी जो किल कोरोना का जो हमारी एक जो समिति बनी है पूरे प्रदेश की, इंदौर जिले और इंदौर नगर को देख करके हम सब लोग मिलकर के उसके प्रति काम करेंगे।
कोरोना के बीच में देश में ब्लैक फंगस हर दिन बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि कई राज्य इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ब्लैक फंगस की स्थिति को लेकर फोन पर बातचीत की। सीएम ने मोदी को मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के प्रबंधन को लेकर अपडेट दिया। बताया कि प्रदेश में टास्क फोर्स गठित करने के अलावा 5 मेडिकल कॉलेजों में ब्लैक फंगस के लिए वार्ड बनाने का निर्देश है। ब्लैक फंगस को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का दावा है कि 1-2 दिन में व्यवस्था सुधर जाएगी। पूरी तरीके से इसकी निगरानी की जा रही है। जल्दी कोरोना की तर्ज पर कंट्रोल रूम बनेगा। इंजेक्शन और दवाओं को लेकर भी निगरानी की जाएगी। वहीं भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर और ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है। म्यूकोरमाइकोसिस के लिए एक बहुत उपयोगी दवाई है। उसकी कमी पूरे देश में है, पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसकी आपूर्ति हो सके और आपूर्ति हो भी रही है। मुझे लगता है 1-2 दिन में व्यवस्थाएं और चुस्त दुरुस्त होंगी। हमने म्यूकोर के सभी पेशेंट्स का जो देश में पहला प्रयोग किया नेजल एंडोस्कोपी का, वो भी शुरू हो गया है। ब्लैक फंगस की बात आती है, कभी तीसरी लहर की बात भी आ रही है, लेकिन अभी भी भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर, हमेशा से प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान रहा है कि मिलकर अपने संस्थागत चीज़ों को और तेजी के साथ में खड़ा करें ताकि हम इस आपदा को मिलकर पार करेंगे। ये 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। कांग्रेस इस दिन को कोरोना मरीजों की मदद का संकल्प लेकर मनाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी विधायकों से कहा कि हर विधायक अपनी निधि से कम 2 एम्बुलेंस अपने जिलों में दें। मरीजों को अस्पताल तक लाने और घर पहुंचाने की सुविधा हो पाएगी। कांग्रेस विधायकों की बैठक में कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने अपने निवास से कॉल सेंटर की तरह काम किया, हर संभव प्रयास कर जनता को भरपूर मदद देने की कोशिश की है। सभी विधायकों ने भी जनता की भरपूर सेवा की है। कमलनाथ ने कहा कि सरकार की नाकामी और लापरवाही के कारण हजारों लोगों की जान गई। यह अपराध है। तमाम चेतावनियों के बावजूद कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सरकार ने कोई प्रबंध पहले नहीं किए। कमलनाथ ने सरकार पर आंकड़े छिपाने के आरोप लगाए। कमलनाथ ने कहा कि कोरोना के साथ बेरोजगारी, चौपट अर्थव्यवस्था, किसानों की परेशानी, गरीब मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग की परेशानियों को हमने देखा है। सभी को एकजुट होकर इस संकट के दौर से जनता की सेवा और मदद करने के लिए तत्पर रहना होगा। इधर मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस को झूठ का पुलिंदा बताया। सेवा के समय कांग्रेस पर राजनीति करने के आरोप लगाए। गाँव और शहरों में थे, उनकी क्या क्या समस्याएं वो सब सुनी उन्होंने, और मुख्यमंत्री जी से आदरणीय कमलनाथ जी क्या क्या बातें करें, ये सब उस पर लोगों ने प्रकाश डाला है। और पूरे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में इस कोरोना की लड़ाई में उन्होंने जनता के साथ लड़े हैं, ये उन्होंने बात बताई। प्रदेश का प्रशासन फेल हो चुका है, प्रशासन और मंत्री विधायक जितने सांसद है सब लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। इंदौर शहर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जितना भी यहाँ पे डॉक्टर माफिया वो लगातार लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है। एक परिवार से 5-5, 7-7 लाख रुपए ले जा रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है। बड़ी समस्या जो आज चर्चा में आई, जो पूरे मध्य प्रदेश के लोगों विधायकों ने कही है कि अभी हालात में कई लोगों को ऐसों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि उनका ये किसी को बीपी बढ़ा हुआ है, किसी को फीवर है। गांव में खास तौर से RT-PCR की रिपोर्ट नहीं आई है, उसके पहले उनको वैक्सीन लगा दिया गया। इस तरह की जो तकनीकी बात है उस पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस एक झूठ का पुलिंदा हो गई है, जो कांग्रेस धरातल में चली गई है। फील्ड में क्या करते हैं आप? बोलने के अलावा क्या करते हैं? मैनेजमेंट के अलावा करते हैं क्या? इस संकट में टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपदा हो, महामारी बड़ी हो, इसमें तो आपको मिलजुल के काम करना चाहिए ना। भोपाल का सोनिया भारद्वाज सुसाइड केस पुलिस के लिए गले की फांस बन चुका है। पुलिस ने भले ही इस मामले में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर FIR कर ली हो, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर पुलिस बड़ी उलझन में है। इधर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के पक्ष में कांग्रेस एकजुट हो गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि मामले में जांच चल रही है। भोपाल में 16 मई को सोनिया भारद्वाज नाम की एक महिला ने पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के बंगले में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर आनन फानन में उमंग सिंघार पर FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन भारी राजनीतिक दबाव के चलते आगे की कार्रवाई को लेकर पुलिस अब उलझन में है। मृतक सोनिया के बेटे और मां भी
सिंगार पर दर्ज एफआईआर को लेकर विरोध जता चुके हैं। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट और मृतक के फोन के साथ ही अन्य पहलुओं की जांच में जुटी है। सुसाइड केस से जुड़े ये साक्ष्य ही तय करेंगे कि उमंग सिंगार की गिरफ्तारी होगी या नहीं। जो भी गैजेट संबंधी साक्ष्य हैं, टेक्निकल एविडेंस वो लिए जा रहे हैं। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से वो सुसाइड नोट उन्हीं के द्वारा, मृतका के द्वारा लिखा अथवा नहीं, इस बाबत साक्ष्य लिया जा रहा है। तो एज पर एविडेंस आगे की पूरी तहकीकात होगी और साक्ष्य अनुरूप ही फिर आगे का विधिक कार्रवाई होगी। इधर उमंग सिंगार के लिए कांग्रेस एकजुट हो गई है। कांग्रेस ने सिंघार पर दर्ज एफआईआर को राजनीति से प्रेरित बताया। कांग्रेस का कहना है कि मृतक के परिजनों के बयान से ये साफ है कि सिंघार के खिलाफ बिना ठोस साक्ष्य के मामला दर्ज किया गया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि उमंग सिंगार के बारे में कांग्रेस बेहतर जानती है। वहीं मंत्री सिलावट ने पूछा कि मेरे खिलाफ ट्वीट करने वाले दिग्विजय सिंह उमंग सिंगार के समर्थन में क्यों नहीं उतरे। तो सुसाइड के जो होते हैं वो होना चाहिए, उसमें कहीं उनका जो नोट है जो लिखा है उनने, उसमें कहीं उमंग सिंगार का नाम नहीं आ रहा है। बेटा बोल रहा है इस महिला का कि हम कोई उनकी गलती नहीं है उमंग सिंगार की, उनकी माँ बोल रही, तो बचा क्या है। तो उनके बारे में मेरे से ज्यादा अच्छा कांग्रेस के लोग बता देंगे। हमारे अधिकारियों के संपर्क में बहुत सारे बड़े बड़े कांग्रेसी हैं, आप उनसे पूछो, वो ठीक बताएंगे। देश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था ना, किया था, आपको संज्ञान में है कि आज उन्होंने मेरे लिए किया है। साल भर पहले जो उस सरकार में हमारे साथ मंत्री थे उमंग सिंगार जी, उनके बयान कर लो। आज उन्होंने तो इनके लिए बोल दिया, उमंग सिंगार के लिए इनकी क्या टिप्पणी है। कांग्रेस ने सिंगार पर दर्ज एफआईआर वापस लिए जाने के लिए रणनीति बनाई है। हाल ही में कांग्रेस नेता डीजीपी से भी मिले थे। ऐसे में हाई पॉलिटिकल प्रेशर के बीच ये हाई प्रोफाइल मामला पुलिस की गले की फांस बन चुका है। सत्येंद्र सिंह भदौरिया के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। अभी तक भोपाल में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर प्रशासन चिंतित था। वहीं अब मामलों में अचानक आई कमी से प्रशासन सख्ते में है। लिहाजा कोरोना संक्रमण की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए अब शहर में सैंपलिंग बढ़ाई जाएगी। इसके लिए शहर में रोजाना कम से कम 7000 सैंपलिंग का फैसला लिया गया। ये टेस्ट भी ब्लॉक स्तर पर BMO द्वारा टेस्टिंग किट उपलब्ध कराकर पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा लिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सभी SDM को इसके निर्देश हैं। निगम आयुक्त ने बताया कि शहर में कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जितना ज़्यादा टेस्ट होते हैं उतना आसानी से उसमें मतलब कवर कर पाते हैं। आज भी जैसा आप जो मोबाइल जांच केंद्र आप देख रहे थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें मतलब आगे आके मैंने टेस्टिंग करा सके। तो इसी पर्पज़ से आज 19 जोन में मैंने ऑलमोस्ट 80 जगह पर इसका टेस्टिंग का मतलब स्थान हो रहा है। ऑलरेडी 6-6.5 हज़ार होने लगा है, इससे और भी बढ़िया है। मध्य प्रदेश में तेजी से घटते संक्रमण को देखते हुए अनलॉक की तैयारी भी शुरू हो गई है। भोपाल में 25 मई से ढील मिल सकती है। सबसे पहले दफ्तरों में 10% वर्कफोर्स की बाध्यता को खत्म करके संख्या बढ़ाई जाएगी। शहर में लगी बैरिकेडिंग को हटाया जाएगा। शादियों को देखते हुए कुछ दुकानों को सख्त कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोलने की अनुमति का फैसला 2-3 दिन में किया जाएगा। खाने पीने की दुकानें भी शनिवार रविवार को छोड़कर सप्ताह में 1-2 दिन या रोजाना कुछ घंटों के लिए खोलने की अनुमति मिल सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 4952 केस मिले, जो 30 दिन में सबसे कम है। संक्रमण दर 7 दिन में 12% से घटकर 6% पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने निर्देश दिया कि टेस्ट की संख्या को बढ़ाया जाए। जिस तरह से सुधार होता चला जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा है कि बहुत जल्दी इसको क्रमशः चरणबद्ध तरीके से खोलने पर विचार होगा। क्राइसिस कमेटियों की राय ली जाएगी और उसके बाद इस कार्य की शुरुआत की जाएगी। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में फरार चल रहे भोपाल के JK हॉस्पिटल के IT विभाग के मैनेजर आकाश दुबे 7 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए। पुलिस उसके सगे संबंधी दोस्तों के साथ संबंधित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अब तक कोई खास सुराग हाथ नहीं लग पाया। पुलिस सूत्र बताते हैं कि आकाश दुबे अग्रिम जमानत लेने की फिराक में घूम रहा है। वहीं पुलिस उसकी अग्रिम जमानत खारिज कराने और उस पर इनाम घोषित करने की तैयारी में। पुलिस को एक दिन पहले उसकी लोकेशन ट्रेस हुई थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वहां से वो फरार हो गया।
13 मई को कोलार पुलिस ने 3 आरोपियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते गिरफ्तार किया। तीनों को जेल भेजा गया। भोपाल पुलिस ने कोविड एंटी ब्लैक मार्केटिंग हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिसमें कालाबाजारी होने पर इसकी सूचना दे सकते हैं। दोनों पहले इशू में भी जो लोग उसमें रिस्पॉन्सिबल थे उनके गिरफ्तारी भी की, एनएसए की कार्रवाई भी की गई। इवन दूसरे इशू में भी जो है एफआईआर दर्ज की, उन पर गिरफ्तारी की गई है। एक व्यक्ति बचा हुआ है, बाकी में भी एनएसए की कार्रवाई हुई है, इनका भी एनएसए प्रस्तावित है। ग्वालियर शहर में अब लोग मुख्यमंत्री कोविड उपचार में राहत देने वाले आयुष्मान कार्ड से काफी परेशान हैं। कोविड काल में योजना गरीबों का सहारा बनी, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसमें भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये खुलासा तब हुआ जब कोविड के मरीज एडमिट होने के बाद उस हॉस्पिटल की विंडो पर उसका लाभ लेने पहुंचे तो उस कार्ड को फर्जी करार दे दिया। हालांकि प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। वहीं कोविड प्रभारी मंत्री ने कहा कि फर्जीवाड़ा करने वाले किसी भी शख्स को बख्शेंगे नहीं। ये जो फर्जी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। ये कानून, सरकार कानून नियम अपने इसके लिए बने हुए हैं, उनका कड़ाई के साथ पालन करेंगे। सिम्स हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई है कि उनके पास 2 आयुष्मान कार्ड धारक पहुंचे, जब उनको पोर्टल पे डाला गया तो उनके डिटेल्स फैच नहीं हुआ। तो इस मामले में उनके द्वारा ये कहना है कि वो शायद गलत हैं, फर्जी हैं, और ये भी हो सकता है कि पहले वो बने हों और बाद में कैंसिल हो गए हों। तो इस बारे में हम जांच करा रहे हैं। विद इन 2-3 डेज हम पता करके बताएंगे कि उन आयुष्मान कार्ड्स का क्या स्टेटस है। तो सर प्रशासन के हिसाब से अगर फर्जी है तो सभी चीज़ फर्जी। आप देख ही रहे हैं, मैं खड़ा हूँ और परिवार आईडी मेरी है ही, सब कुछ है। फर्जी कैसे कह सकते हैं? या अगर कार्ड फर्जी है तो हम लोग भी फर्जी हैं फिर। कोरोना महामारी के बीच में ब्लैक फंगस से मरीजों की परेशानी काफी बढ़ गई है। ब्लैक फंगस की चपेट में कई मरीज आ चुके हैं। वहीं सागर में ब्लैक फंगस से पीड़ित 2 मरीजों का सफल ऑपरेशन हुआ। पहला ऑपरेशन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में तो दूसरा ऑपरेशन एक निजी नर्सिंग होम में हुआ। दोनों मरीजों की हालत अब ठीक है, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ होने में 28 दिन का वक्त लगेगा। बीएमसी के डॉक्टर्स की टीम ने दूरबीन पद्धति से मरीजों का सफल ऑपरेशन किया। मरीजों को नाक बंद, आंख में खुजली होने की समस्या हुई। जिनको ब्लैक फंगस था उनका सफल ऑपरेशन करके वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। आज भी एक व्यक्ति जिनको ब्लैक फंगस निकला था उनका भी ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर दिया गया है और वो मरीज भी स्वस्थ हैं। उम्मीद है जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। भोपाल पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों को हेरिटेज की सूची में शामिल करने की लगातार कवायद की जा रही है। बीते दिनों भेड़ाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की संभावित सूची में शामिल किया गया है। दुनिया में सर्वाधिक चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन हमको उनको शोकेस करना, उनको वहाँ तक पहुँचाना। दूसरा, जो विदेशों में चोरी गई हुई मूर्तियाँ हैं वो लगातार वापस आ रही हैं। अभी तक 54 मूर्तियाँ वापस आई हैं, उसमें से 41 2014 से लेकर अब के बीच में आई हैं। तो मुझे लगता है कि धरोहरों के प्रति हमारी आने वाली पीढ़ी को सजग होना होगा। जल संरक्षण के नाम पर नदियों का पानी रोकने के लिए बनाए गए स्टॉप डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसा ही मामला तब उजागर हुआ जब IBC 24 की टीम सुमावली क्षेत्र के कुरई नदी पर बनाए गए स्टॉप डैम को देखने पहुंची। डैम के आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि सुमावली क्षेत्र के 1 दर्जन गांव का जल स्तर ऊंचा उठाने के लिए साल 2018 में करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से स्टॉप डैम बनाया गया था, लेकिन बारिश के 2 मौसम बीतने के बाद डैम में 1 बूंद पानी नहीं ठहरा, जबकि जलस्तर नीचे गिर जाने से गांव के प्राचीन कुएं सूख चुके हैं। हैंडपंपों ने पानी देना बंद कर दिया है। ग्रामीणों को 2 किलोमीटर दूर खेतों पर लगे ट्यूबवेल जाकर पानी लाना पड़ता है। सुमावली के पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह ने बताया कि उनके समय में योजना का काम शुरू हुआ था, लेकिन सरकार बदली और डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वहीं बीजेपी के नेता ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कहते हैं, यानी इस पर भी अब आरोप प्रत्यारोप की सियासत हावी है। जबलपुर में पुलिस की सुरक्षा इंतजामों के बीच में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने युवक पर गोली चला दी। गनीमत ये रही कि युवक हमले में बाल बाल बचा। पूरा मामला गोपाल सदन इलाके का है। यहां सेल्समैन अमित राजपूत पर बाइक सवार 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई।
ये गोली अमित की उस फाइल में लगी जिसे वो अपने हाथों में लिए हुए था। फाइल का कवर मोटा होने की वजह से गोली उसे काट कर निकल गई और उसकी जान बच गई। अमित दुकान की 2,20,000 रुपए की रकम लेकर दुकान संचालक के घर जा रहे थे और इसी बीच उन पर यह अटैक हुआ। घटना के बाद पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। विदिशा में अपहरण का एक मामला सामने आया, जहां पीड़ित के परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी का नाम धर्मेंद्र ओसवाल है, जिस पर 2 महिलाओं के अपहरण का आरोप है। ये दोनों महिला आपस में देवरानी जेठानी हैं, भोपाल की रहने वाली हैं। इनमें से एक महिला आरोपी धर्मेंद्र ओसवाल के साथ भोपाल के एक अस्पताल में काम करती है। पीड़ित महिला और उनके परिजनों के मुताबिक धर्मेंद्र ओसवाल अपने एक रिश्तेदार की मदद से दोनों महिलाओं को अगवा कर अपने साथ ले गया था। इस दौरान एक महिला की जिद पर आरोपी उसे विदिशा तक लेकर आया। महिला ने विदिशा आने की खबर किसी तरह परिजनों को दी, जिसके बाद आरोपी महिलाओं को लेकर जैसे ही विदिशा पहुंचा, परिजनों ने उसकी पिटाई की और पुलिस की सुपुर्द कर दिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। मेरी बीवी को इन लोगों ने किडनैप कर लिया है, मेरी भाभी को भी किडनैप कर लिया। हरदा छोड़ कर पता नहीं कहाँ कहाँ से भेज दिया है, पता नहीं बता रहे हैं। तो मेरी भाभी का कैसी कहाँ बच के आ गई है वहाँ से। इन्होंने हमको बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, मैं उसको साथ में लेके आया, उसको पकड़ो, थाने में बंद करवा और मेरे पैसे 1.5 लाख रुपए खा गई है। मुझे उसको भगा के लगा, गुमशुदगी की रिपोर्ट है, वो धर्मेंद्र ओसवाल नाम का लड़का भगा के ले गया था। कब लेके गया था? 8 तारीख को। आज किस तरीके से पकड़ा? आज साहब वो ये इसको लेके आई थे, मेरी छोटी वाली बेटी है ना, यहाँ पे बेटी है, उसको लेने के चक्कर में इसको यहाँ तक लेके आई। तो ये लड़का बातों में फंसा के हम दोनों देरानी जेठानी को भगा के लेके गया है। गाड़ी भी आई थी, इसके साथ 3-4 जने भी थे। कौन लेके गया था, क्या नाम है उनका? उनका सतीश ओसवाल और उसका जीजा का नाम मुझे पता नहीं है सर। उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी, महिला की दर्ज हुई थी बजरिया थाने में, और धर्मेंद्र ओसवाल की दर्ज हुई थी शाहपुरा में। भोपाल पुलिस से और इन फरियादियों से चर्चा करके इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।